हेलो गाइस, मैं हूं सनी और आप देख रहे हैं हार्डवेयर माना। मुझे क्या, आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने काफ़ी टाइम से कोई इंटेल सिस्टम बिल्ड नहीं किया होगा या फिर कंसीडर भी नहीं किया होगा। लेकिन कहते हैं ना कि हर रोज़ एक नया दिन आता है। वेल, आज एक नया दिन है और आज हम लोग बिल्ड करने वाले हैं एक पीसी विद इंटेल्स लेटेस्ट 12th जनरेशन i9-12900K। एंड इसके साथ हम लोग कुछ MSI के कॉम्पोनेंट्स भी यूज़ करने वाले हैं और ये पीसी बहुत ज़्यादा महंगा होने वाला है। वेल, काफ़ी कुछ आपके साथ इसके बारे में शेयर करने के लिए, तो बिना किसी देर के लेट्स बिगिन। एक छोटी सी स्टोरी के साथ शुरुआत करते हैं। आप में से कई लोगों की तरह मेरा भी जो पहला पीसी था वो इंटेल पे बेस्ड था। इट वाज इंटेल पेंटियम डुअल को प्रोसेसर। आप में से कुछ लोगों ने मेरी वीडियो भी देखी होगी, द स्टोरी ऑफ माई पीसी। धीरे धीरे करते अपग्रेड करते हुए मैं पहुंचा था इंटेल के i5-6600K के साथ। एंड आई थिंक उसके बाद AMD राइजन की शुरुआत हुई एंड उसके बाद से इंटेल का थोड़ा सा डाउनफॉल शुरू हो गया था, थोड़ा सा नीचे चला गया था। स्पेशली जब उनकी परफॉर्मेंस की बात करें, वैल्यू फॉर मनी की बात करें, तो AMD थोड़ा सा ज़्यादा उनको लीड कर रहा था। तो इसी वजह से कई लोगों ने इंटेल सिस्टम्स काफ़ी टाइम से नहीं बनाए थे। मैंने खुद नहीं बनाए थे, दूसरों के लिए भी नहीं बनाए, अपने लिए भी नहीं बनाए। लेकिन इंटेल 12th जनरेशन रिलीज करने के टाइम उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आने वाले परफॉर्मेंस में, एंड वो झूठ नहीं बोल रहे थे। तो मैं आप लोगों को ज़्यादा बोर नहीं करूँगा इन सब चीज़ों के साथ। अब हम लोग सीधा बात करते हैं एक्चुअल स्टार ऑफ द शो की, और वो है इंटेल का i9-12900K, जो इनका फ्लैगशिप प्रोसेसर है और ये बेस्ड है एल्डर लेक आर्किटेक्चर पर। एक 16 को प्रोसेसर है जिसमें 8 एफिशिएंसी कोर्स है और 8 परफॉर्मेंस कोर्स है। अभी इस तरह का जो डिज़ाइन है ये नॉर्मली डेस्कटॉप प्रोसेसर्स में यूज़ नहीं होता है। मतलब ये जनरली आपको दिखता है मोबाइल में। अब ये डेस्कटॉप में कैसे परफॉर्म करेगा, वेल, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन जो अभी तक इंप्रूवमेंट्स मिली है वो काफ़ी हद तक पॉजिटिव है। एंड ये जो चेंज आया है उसकी वजह से ये 10th जनरेशन और 11th जनरेशन के इंटेल प्रोसेसर से काफ़ी ज़्यादा अलग है, मतलब इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ कोर्स एज वेल एज IO कैपेबिलिटीज़। और भी इंटरेस्टिंग ये है कि ये पहला कंज्यूमर लेवल पे प्लेटफॉर्म है जो DDR5 रैम को सपोर्ट करने वाला है और PCI जनरेशन 5 को सपोर्ट करने वाला है। मतलब आप लोग इमेजिन कर लो, अभी तक हम लोग ठीक से PCI Gen 3 को है ना मतलब यूज़ नहीं कर पाए और यहाँ पे PCI Gen 5 लॉन्च हो रहा है। तो जो बैंडविड्थ है वो PCI Gen 4 से फिर से डबल की गई है। अब इंटेल ने अपना पहला स्टेप ले लिया है। अब AMD की बारी है, बिकॉज वो अभी भी अपने वो पुराने ज़माने आदम ज़माने के ना DDR4 और ना PCI Gen 4 के साथ है। उनके लिए थोड़ा सा वेट कर लेंगे, धीरे धीरे वो भी पहुंच ही जाएंगे। तो अब हम लोग थोड़ा सा हाइब्रिड आर्किटेक्चर के बारे में और थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। अब ये जो एफिशिएंसी कोर्स है वो बिल्कुल अलग तरीके से डिज़ाइन किए गए कंपेयर टू परफॉर्मेंस कोर्स। जो परफॉर्मेंस कोर्स है वो रिस्पॉन्सिबल होंगे आपके सिंगल कोर टास्क के लिए, जहाँ पे आपको मैक्सिमम स्पीड चाहिए। अब पावर की आपको ज़रूरत नहीं है, मतलब आप पावर जितना मर्जी खींच सकते हो, वो उसके लिए हमारे परफॉर्मेंस कोर्स बनाए गए हैं। ये रीच कर सकते हैं 5.2 गीगाहर्ट्ज़ तक, सब कुछ अच्छी कंडीशन में हो सके तो। लेकिन जो हमारे एफिशिएंसी कोर्स है वो मैक्सिमम जा सकते हैं 3.6 गीगाहर्ट्ज़ तक। सिर्फ बैकग्राउंड टास्क के लिए ज़्यादा बनाया गया है। और ये जो मेल है इन दोनों के बीच में, मतलब एक स्विचिंग जो होने वाली कि कब आना हमने परफॉर्मेंस कोर्स यूज़ करने, कब एफिशिएंसी कोर्स यूज़ करने, इसके लिए इंटेल ने एक नया कंट्रोलर प्रोसेसर के अंदर बिल्ट इन किया है जिसका नाम है इंटेल थ्रेड डायरेक्टर। अब ये देखने वाली बात है कि ये सिर्फ विंडोज़ 11 पे सपोर्टेड है। विंडोज़ 10 पे ये नॉर्मल किसी प्रोसेसर की तरह चलेगा। लेकिन अगर आपको पूरा एडवांटेज लेना है, लाइक सबसे बेस्ट एफिशिएंसी चाहिए इस स्विचिंग के बीच में, हाइब्रिड डिज़ाइन के बीच में, तो वो आपको मिलेगा विंडोज़ 11 के साथ। लेकिन मैं पहले थोड़ा सा एक डिस्क्लेमर दे दूँ, मैंने जो अपनी टेस्टिंग की थी वो मैंने विंडोज़ 10 पे ही की थी। जो टेस्ट रिजल्ट्स होंगे वो थोड़े बहुत अलग हो सकते हैं। यहाँ पे जो नंबर ऑफ कोर्स है और जो नंबर ऑफ थ्रेड्स है वो ट्रेडिशनल तरीके से नहीं काउंट हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे हमारा 16 कोर प्रोसेसर में 24 थ्रेड्स है इंस्टेड ऑफ 32 थ्रेड्स। एंड उसका रीज़न ये है कि जो एफिशिएंसी कोर्स है उसमें कोई भी किस्म की मल्टी थ्रेडिंग सपोर्ट नहीं है अवेलेबल है। ये सिर्फ एक सिंगल थ्रेड की तरह ही काउंट होते हैं विंडोज़ एनवायरनमेंट पे या फिर किसी भी OS लेवल पे। और दूसरी तरफ जो हमारे परफॉर्मेंस कोर्स है वहाँ पे नंबर ऑफ थ्रेड्स डबल है, यानी ये प्रॉपर मल्टी थ्रेडिंग सपोर्ट करता है। मैं गारंटी दे रहा हूँ कोई ना कोई सेल्स पर्सन ऐसा आएगा कि तो अपने मतलब कस्टमर को जरूर बताएगा, भैया ये 16 कोर प्रोसेसर 32 थ्रेड्स वाला ही प्रोसेसर है। तो अगर वो ऐसा बोले तो उनको जोर से चमाट मानो, उनको बोला नहीं भैया हमारा इंटेल का प्रोसेसर का काम चेंज हो चुका है। अगर मैं गलत नहीं हूँ, ये जो प्रोसेसर्स है इंटेल का बेसिकली पूरे 10th जनरेशन लाइनअप है, सबसे ज़्यादा तेज़ सिंगल को परफॉर्मेंस वाले प्रोसेसर्स हैं। इनके जो नंबर्स हमें मिल रहे हैं सिंगल को परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा हाई कंपेयर टू AMD सिनेबेंच वगैरह की बात करें या गेम्स वगैरह की बात करें, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बूस्ट मिला नंबर्स में। अगर हम लोग ओवरऑल है ना परफॉर्मेंस की बात करें, मतलब इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल पैकेज में, तो वहाँ पे परफॉर्मेंस वैसे तो काफ़ी अच्छी, लेकिन वो एक बहुत ही बड़े कॉस्ट के साथ आता है। एंड वो है आई थिंक इट्स पावर। इसके बारे में एंड में आपको ज़रूर बताऊंगा क्या क्लैरिफिकेशन है पावर से रिलेटेड, बिकॉज मैंने कुछ टेस्ट किए, बहुत ही कुछ सरप्राइजिंग रिजल्ट से मुझको मिले। तो भाई प्रोसेसर की बहुत एडवर्टाइजिंग कर ली, बहुत ज़्यादा है ना हमने प्रमोशन कर ली, पैसे उतने दिए नहीं वैसे इंटेल ने। अब हम लोग बात करते हैं मदरबोर्ड की, बिकॉज मदरबोर्ड्स में भी जैसे हर बार होता है इंटेल जब भी नया प्रोसेसर लॉन्च करते हैं कुछ मदरबोर्ड के साथ भी उन्होंने चेंज करना ही है। एंड देयर इज़ अ न्यू चिपसेट और ये है बहुत ही ज़्यादा महंगा, बहुत ही ज़्यादा फास्ट Z690
प्लेटफॉर्म। नेटिव सपोर्ट है फॉर IO, तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है पहले इसके मुकाबले। और इसके अलावा जो कनेक्शन लिंक है, जो DMI लिंक भी जिसको कहते हैं, बिटवीन द प्रोसेसर एंड द चिपसेट इटसेल्फ, उसकी स्पीड भी बढ़ा दी गई है। X8 स्पीड पे चलती है और वो PCIe Gen 4 लेन्स पे चलती है, तो आपको बहुत ज़्यादा बैंडविड्थ मिलने वाली है। ओवरऑल ज़्यादा चीज़ें आप अपने PC से एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं बिना किसी अडेप्टर के या फिर बिना किसी एक्सपेंशन कार्ड्स के, बिकॉज ये टेक्निकली DDR4 भी सपोर्ट करता है, लेकिन वो मदरबोर्ड मैन्युफैक्चर के ऊपर हुआ कि उन्होंने DDR5 वाले स्लॉट्स लगाने हैं या DDR4 वाले स्लॉट्स लगाने हैं। एंड आज जो हम लोग मदरबोर्ड यूज करने वाले हैं वो है MSI का एक ऑलमोस्ट फ्लैगशिप मदरबोर्ड, इट्स द Z690 कार्बन। अभी सस्ता मदरबोर्ड नहीं है, इसको खरीदने के लिए आपको शायद अपनी आधी या पौने किडनी बेचनी पड़ेगी, लेकिन अदरवाइज इट्स दिस बोर्ड इज एक्चुअली वेरी फास्ट। इट्स अ वेरी सॉलिड बोर्ड। अगर हम लोग पावर डिलीवरी की बात करें, इट्स 18 फेज VRM सेटअप। कंपोनेंट्स इन्होंने यूज किए हैं तो वो बहुत ही हाई क्वालिटी कंपोनेंट्स यूज किए फिलहाल के लिए। सबसे बड़ी बात क्या है कि ये 5 M.2 SSD सपोर्ट करता है ऑन बोर्ड। 5 में से जो 4 आपकी ड्राइव्स है वो PCIe Gen 4 हो सकती है, तो आप समझ लीजिए कितना आप है ना इसमें स्टोरेज ठूस सकते हैं। एंड मैं सच बताऊं, होमवर्क फोल्डर स्टोर करने के लिए कभी भी इस जगह ज़्यादा नहीं होती। मुझे एक बहुत अजीब सी कंप्लेंट है कि भाई मुझे बताओ, इतने महंगे बोर्ड में आपने सब कुछ अच्छा खासा डाल दिया, लेकिन आपने डेडिकेटेड पावर बटन्स क्यों नहीं डाले मदरबोर्ड पे? लाइक पावर बटन नहीं है वहाँ पे, ना ही डेडिकेटेड CMOS रीसेट बटन है, तो वो मुझे देख के बहुत ही अजीब लगा। मतलब 2022 होने को आया है और हम लोग अभी भी स्क्रू ड्राइवर लेके हाथ में फ्लैश लेके ना ढूंढ रहे कि CMOS रीसेट का जंपर कहाँ पे। भाई कैसे प्रोग्रेस करेंगे हम लोग? प्रोग्रेस करते हैं DDR5 रैम के साथ। एंड हम लोग बात करते हैं अस्त्र की 4800 मेगाहर्ट्ज़ DDR5 रैम किट के बारे में। DDR5 रैम के बारे में मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी, कैसे DDR4 से अलग है या क्या क्या इंप्रूवमेंट्स लाई गई है, लेकिन अगर फिर भी आपको एक छोटा सा समरी चाहिए तो ये बहुत ज़्यादा तेज़ है, ये बहुत ज़्यादा सिक्योर भी है कंपेयर टू DDR4, और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब 3 गुना 4 गुना महंगी है कंपेयर टू DDR4 रैम। लेकिन अगर हम लोग एक्चुअल रैम की बात करें यहाँ पे, तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल लुकिंग रैम। मतलब दिखने में इसकी जो फिनिश वगैरह है या फिर जो डिफ्यूजन है RGB वगैरह की, बहुत ज़्यादा प्यारी है। इसका स्टॉक जो है मार्केट में वो जनरली कम ही रहता है। मैं सच बताऊँ, मुझे भी नहीं पता वो किस तरीके से इसको अप्रोच करने वाले हैं विद देयर मार्केटिंग एंड ऑल, लेकिन होप करते हैं कि वो अच्छा हो। अभी हम लोग SSD की बात करते हैं। SSD हमारी MSI की तरफ से है एंड ये MSI का एक ऑलमोस्ट लेटेस्ट, मतलब 5-6 महीने हो गए हैं, उन्होंने पहले भेजी नहीं हमें, इंडिया में पहले अवेलेबल नहीं थी शायद। तो ये हमारे पास है Pentium M480 2TB PCIe Gen 4 SSD, जो स्पीड्स पकड़ सकती है अप टू 7000 Mbps इन टर्म्स ऑफ रीड्स। आज तक जो मैंने SSD देखी, और उसमें से सबसे कुछ बहुत ज़्यादा चंकी हीट सिंक्स इसी में देखे मैंने, मतलब इट्स वेरी बिग। और ये ज़रूरी भी है बिकॉज जैसे Gen 4 SSDs जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म होती है, तो इट्स अ नाइस इंक्लूजन। लेकिन हम लोग यहाँ पे इतने सुंदर हीट सिंक को यूज़ नहीं करने वाले, इसको साइड में रखेंगे बिकॉज ऑलरेडी हमारे मदरबोर्ड्स पे मेरे ख्याल से 5 या 4 SSD हीट सिंक्स अच्छी खासी अवेलेबल है। हमने SSD को ठंडा कर दिया, प्रोसेसर को ठंडा करने की बात करते हैं, और हम लोग यूज़ करने वाले हैं MSI का एक हाई एंड कूलर। इट्स द K360 कोल्ड लिक्विड K360 360 मिलीमीटर ऑल इन वन लिक्विड कूलर। ये Asetek 7th जनरेशन पंप डिज़ाइन पे बेस्ड है और ये काफ़ी ज़्यादा महंगा भी है। अगर मैं गलत नहीं तो इसका जो प्राइस है वो करीब 20,000 रुपये है। लेकिन इस 20,000 रुपये में आपको थोड़े बहुत यूनिक फीचर्स भी मिलते हैं, जैसे आपको मिलता है पंप हेड पिक स्क्रीन, जो सच बताऊँ बहुत ही अच्छी क्वालिटी की नहीं है, इनको काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, और उन्होंने इंप्रूवमेंट की है उनके मेरे ख्याल से नए S360 में वो इंप्रूवमेंट है, बेटर स्क्रीन लगाई गई है। लेकिन अदरवाइज़ अगर हम लोग स्क्रीन को साइड करें, यहाँ पे जो परफॉर्मेंस एलिमेंट्स है वो सारे अच्छे हैं। यहाँ पे जो पंप डिज़ाइन है या फिर जो एक्चुअल रेडिएटर वगैरह वो सारा मतलब काफ़ी रिलायबल ऑप्शन है। इंटेल 12th जनरेशन के साथ एक नया सॉकेट भी लॉन्च हुआ है, तो उसकी जो माउंटिंग का तरीका है वो भी चेंज हुआ है। पुराने LJ 1500 सीरीज़ को छोड़ के हम लोग मूव ऑन कर चुके हैं LJ 1700 पे, जो पहले से साइज़ में बड़ा है। इसकी वजह से आपको ज़रूरी है कि ऐसा कूलर चूज़ करना जो इसका जो कोल्ड प्लेट का साइज़ है वो बड़ा है, ताकि वो आपके प्रोसेसर को पूरी तरह कवर कर सके। इसके लिए आपको माउंटिंग ब्रैकेट भी डेडिकेटेड 1700 वाला चाहिए होगा, बिकॉज वो कंपैटिबल नहीं है पुराने 1500 सॉकेट के साथ। थोड़ा सा स्पॉइलर अलर्ट देने वाला हूँ कि ये जो कूलर है इसने हैंडल कर लिया था, लेकिन ऑलमोस्ट लिमिट पे था। मतलब ये काफ़ी हाई एंड कूलर होने के बावजूद भी इस प्रोसेसर के साथ थोड़ा लिमिट पे पहुंच गया था। अब यहाँ पे हमारे पास जो केस है वो है MSI का ही क्वाइट्यूड, इसका नाम मुझे प्रोनाउंस करना नहीं आता, सामने आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है, आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। क्वाइट्यूड 100S शायद इसका नाम है। एंड ये एक ऐसा केस है जो काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहा है ऑन साइलेंस एंड नॉइज डैम्पनिंग सोल्यूशंस। आपको यहाँ पे मिलता है USB 3 Gen 2x2 पोर्ट जो 20 Gbps तक सपोर्ट करता है, तो वो एक अच्छी बात है, यूनिक बात है। लेकिन आपका मदरबोर्ड को भी वो सपोर्ट करना पड़ेगा। ऑब्वियसली बात है कि हाँ, आप लोगों से कुछ लोग नोटिस करेंगे एयर फ्लो वगैरह कैसी रही होगी, एंड द आंसर इज द एयर फ्लो वॉज ऑल राइट, इट वॉज नॉट बेस्ट, काम चल जाएगा। लेकिन ये भी नोटिस करना कि हमने यहाँ पे 3 फैंस अपनी तरफ से ज़रूर लगाए, बिकॉज आई थिंक
MSI का एक मकसद था इसको साइलेंस केस डिक्लेयर करने का, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ एक फ़ैन आता है। अगर फैंस ही कम है तो शोर कहाँ से होगा। तो यहाँ पे सिर्फ एक फ़ैन आता है, लेकिन वो जो फ़ैन आता है आपके वो बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी का फ़ैन है। लेकिन मैं विश करता कि भाई 2 सस्ते फैंस भी दे दो, मुझे चलेगा, लेकिन एक और फैंस ज़रूरी है। आगे हम लोग बात करते हैं हमारे एक्चुअल ग्राफिक्स कार्ड के बारे में। द 3080 नीड्स नो इंट्रोडक्शन। ये MSI का RTX 3080 गेमिंग एक्स्ट्रायो वाला वर्जन है। ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा ग्राफिक्स कार्ड है, लाइक ये किसी बच्चे जितना साइज़ का है, मिनिमम है इस टाइप के किसी भी PC बिल्ड के लिए। तो बाकी हम लोग छोटे मोटे कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं। तो हम लोग जो मॉनिटर यूज़ करने वाले हैं इस बिल्ड में वो आप पीछे देख ही रहोगे। दिस इज़ द MSI G273QF। काफ़ी लंबा चौड़ा नाम है, लेकिन ये इसकी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मैंने इसका डेडिकेटेड रिव्यू किया हुआ है, तो इतने टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, मुझे काफ़ी कोई कंप्लेन नहीं हुई इस मॉनिटर से सिवाय स्टैंड के, लेकिन उसको भी मैं जल्दी सॉल्व कर दूंगा किसी ना किसी तरीके से। कुछ एक्स्ट्रा पार्ट्स की बात करें तो हमने यहाँ पे इस केस को पॉपुलेट करने के लिए थोड़ा सा यूज़ किया है फ्रॉस्टेक के ब्लैक फैंस, बिकॉज हमारे पास सिर्फ वही 3 का सेट था फैंस का जो सिर्फ ब्लैक था। और लास्ट में हम लोग यूज़ कर रहे हैं सेंसे मॉड्स की केबल, और काफ़ी ज़्यादा पहले से हम लोग इनको यूज़ कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी केबल्स होती है। तो हमने जल्दी से पार्ट्स की बात कर ली है। अब सब कुछ हम लोगों ने जब डिस्कस कर ही लिया तो आपको एक दोबारा से फाइनल रिजल्ट दिखा देते हैं। ये रहा रिजल्ट। सो आई होप आप लोगों को वो छोटा सा सेगमेंट अच्छा लगा होगा। आप लोगों में से कई लोगों ने ऑलरेडी बेंचमार्क्स इस प्रोसेसर के देख लिए होंगे। उन बेंचमार्क्स को दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता। परफॉर्मेंस सिंपल से अगर मैं एक ही लाइन में पुट करूँ, एवरीथिंग इज फास्टर नाउ। ये AMD Ryzen 5000 सीरीज को ऑलमोस्ट बीट ही कर रही है कई सिचुएशंस में। गेमिंग में तो ऑब्वियसली यस, इसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर है, चाहे विंडोज़ 11 की बात करें, विंडोज़ 10 की बात करें। आप DDR5 के साथ काम करें, DDR4 के साथ काम करें, जो मर्जी कन्फिगरेशन यूज़ करें, आपको परफॉर्मेंस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिल रहा, और ये जनरली इंप्रूव ही होने वाली ओवर टाइम के साथ। अच्छी बात है फॉर कंज्यूमर्स, बिकॉज जब हम लोग एक कंपनी से कंपटीशन देखेंगे ना, तो दूसरी कंपनी ऑब्वियसली कुछ ना कुछ करेगी, चाहे धीरे करे लेट करे, लेकिन वो कुछ ना कुछ स्टेप ज़रूर करेगी। एंड जो प्राइसिंग है परफॉर्मेंस से रिलेटेड, वो भी काफ़ी अभी तक तो एटलीस्ट इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा जेन्युइन है। इंडिया में भाई साहब वो लालच जो आ जाती है ना कुछ थोड़ी बहुत, उसकी वजह से प्राइसेस थोड़ी इधर उधर ज़रूर हो रखे, लेकिन फिर भी गेटिंग समथिंग लाइक अ 10 कोर प्रोसेसर अंडर 30,000 रुपीज़, अंडर 28,000 रुपीज़, वो बहुत बड़ी बात है। लाइक मैं i5 की बात कर रहा हूँ, तो i9 भी जो है वो कम्पिटेटिव प्राइसिंग सेगमेंट पे है, और बेटर हो सकती थी इंडियन सेगमेंट के अकॉर्डिंग, लेकिन फिर भी चलो अच्छी बात है, कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट ज़रूर आ रहे हैं। एंड ये ज़रूर याद रखना कि इंटेल के K सीरीज़ प्रोसेसर नॉर्मल प्रोसेसर्स के साथ आपको iGPU मिलता है, तो वो आपका खर्चा थोड़ा सा लाइक 5-6 हज़ार भी रुपये कम कर सकता है डेडिकेटेड GPU का। एंड उसका यूज़ भी आप आराम से एडिटिंग भी कर सकते हैं, बिकॉज जो iGPU बिल्ट इन है ना, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ परफॉर्मेंस से रिलेटेड, कि जो iGPU होता है, जो इनबिल्ट ग्राफिक्स कार्ड है ना, वो भी आपके रेंडरिंग वगैरह में हेल्प कर सकता है, अगर वीडियो एडिटिंग वगैरह की बात करें, बिकॉज देयर आर सर्टेन कोडेक्स जो सिर्फ इंटेल का iGPU ठीक से डिकोड कर सकता है, एक्सेलरेट कर सकता है, लेकिन वो NVIDIA का RTX 3080 भी नहीं कर सकता। जो इतना बड़ा ये लोथड़ा है ना हमारा बच्चा जो है 3080, वो भी शायद वो उस टाइप की फुटेजेस को एक्सेलरेट नहीं कर सकता, तो आपको चॉपीनेस जरूर मिलेगी। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो परफॉर्मेंस जहाँ पे अभी भी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग या लगा लीजिए थोड़ी सी और ज्यादा इंप्रूवमेंट के चांसेस है, वो है हमारी थर्मल्स एंड पावर, नॉट जस्ट थर्मल्स। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप इसके पावर लिमिट्स को अनकैप रखते हैं, इसके अंदर कोई लिमिट नहीं रखते, ये प्रोसेसर्स बहुत ज्यादा पावर खींच सकता है। दिस 12900K कैन ईट अप टू 250 वॉट्स इजीली। एंड ये सिर्फ तभी होगा जब आप इसको किसी किस्म का AVX लोड
दे, ठीक है, जो पूरे के पूरे 16 कोर्स पे 100% लोड डालेगी, वो भी मैक्सिमम लेवल हीट आउटपुट के साथ। 95 डिग्रीज प्लस टेम्परेचर्स, even with a 360 cooler, high-end 360 cooler, और power usage up to 250 watts is very common, very easy. All core AVX loads की बात ना करें, normal loads की बात करें, like gaming वगैरह की बात करें, streaming वगैरह की बात करें, then ऑनेस्टली इट्स मोर एफिशिएंट और ऑन पार विद AMD। यहाँ पे मेरे जो टेम्परेचर्स, जब मैं आइडल वगैरह पे स्टेट पे था या फिर नॉर्मल से वेब ब्राउजिंग वगैरह कर रहा था, वो टेम्परेचर मुश्किल से 25 डिग्री क्रॉस कर रहे थे, 30 डिग्री क्रॉस कर रहे थे। एंड अगर मैं गेमिंग वगैरह की बात करूँ, वहाँ पे पावर कंजम्पशन इतनी कम थी कि मुश्किल से 65 वाट 70 वाट खींच रहे थे, या 50 वाट्स में भी पूरी गेम में कंप्लीट करता बिना किसी फ्रेम ड्रॉप के। वो बहुत बड़ी बात है। ये भूल जाना कि गेमिंग के लिए बहुत ज़्यादा पावर हंग्री है, नहीं, गेमिंग के लिए दिस इज़ नॉट पावर हंग्री, दिस इज़ वेरी एफिशिएंट। इससे सिंगल कोर्स इतने ज़्यादा फास्ट है कि इसको ज़्यादा मेहनत ही नहीं करनी पड़ती, पावर कंजम्पशन होती नहीं है, और बैकग्राउंड में कोई टास्क है तो वो सारे हमारे ई कोर्स हैंडल कर लेता है। तो अगर आपका प्रायोरिटी गेमिंग है, देन येस यू कैन फॉरगेट अबाउट वरिंग अबाउट लाइक ना टेम्परेचर ज़्यादा होंगे, ये पावर कंजम्पशन ज़्यादा होगी, नहीं। अगर आपके पास पैसा है तो काम चल सकता है आपका। कुछ और भी चीज़ें हैं जो मैंने नोटिस की, लेकिन अभी वो रिवील नहीं करना चाहता। मैं एक्चुअली नए मदरबोर्ड के लिए वेट कर रहा हूँ ताकि मैं उसको और थोड़ा थरली मतलब टेस्ट कर सकूँ। काफ़ी सरप्राइजिंग चीज़ें थी वो, चाहे पॉजिटिव और नेगेटिव, इंटेल को शायद में भी ना भी पसंद आए, लेकिन फिर भी टेस्ट जरूर करूँगा। है आपके पास ऑप्शन, अफोर्ड कर सकते हैं, तो इनमें से कुछ भी पार्ट को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, आप जरूर चेक कर सकते हैं। कुछ भी क्वेश्चन हो प्रोसेसर्स के रिलेटेड या इंटेल 12 जनरेशन के रिलेटेड, तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर पूछना। बाकी अगर आपको हमारे चैनल को सपोर्ट करना है तो प्लीज़ आप है ना हमारे चैनल के मेंबर बन सकते हैं। नीचे ज्वाइन बटन है, आप उसको क्लिक कर सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब इन्हें साथ करते रहिए। मैं मिलूंगा आपको अगली बार। टिल देन